राजवंश की गरिमा कुल पुरुषों के आशीर्वाद से नहीं, पुत्र की उपलब्धियों से घड़ी जाती है, और अगर कुल में पुत्र न हो तो भविष्य एक शाप बन जाता है। कामगिरी के महाराज रतन सेन का यह कथन उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन गया, क्योंकि 16 वर्षों के वैवाहिक जीवन के पश्चात जब रानी अंबालिका ने अंततः पुत्र संतान की आशा में गर्भ धारण किया, उन्होंने जन्म दिया एक कन्या को। रियासत में मातम छा गया। ने कन्या को जन्म दिया है। जैसे ही यह समाचार महल के स्तंभों से टकराया, राजा रत्नसेन ने सभा त्याग दी और सिंहासन कक्ष से बाहर नहीं निकले। रानी को नवजात को गोद में लेते ही एहसास हो गया, यह कन्या इस महल में नहीं, एक रणभूमि में जन्मी है। नाम क्या रखें राजकुमारी का? महामात्य ने धीमे स्वर में पूछा। राजा ने दीवार की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम नहीं चाहिए, यह कन्या नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। रानी ने अपनी ममतामयी दृष्टि से उस नन्ही बच्ची को देखा, उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, रूह, तू चाहे जिसकी परछाई से आई हो, लेकिन तू मेरी रगों की आग है। रूह, वह नाम जिसे राज्य में उच्चारित करने की अनुमति न थी, परंतु उस नाम में एक मौन प्रतिशोध जन्म ले चुका था। महल के पश्चिमी प्रकोष्ठ के अंतिम कक्ष में, जहां धूप भी अनुमति लेकर आती थी, वहीं पली बढ़ी रूह। न कोई उत्सव, न शिक्षा, न शास्त्र, न स्नेह, बस एक वृद्धा मीरनदाई, जो रूह की एकमात्र संगी थी। हर राजकन्या को जब तलवार चलाना सिखाया जाता, रूह को झाड़ू पकड़ा दी जाती। हर उत्सव में जहां रत्न जटित वस्त्रों में अन्य राजपुत्रियां झूमती, रूह फटे आंचल में दरवाजे के पीछे से झांकती। उसके अस्तित्व की स्वीकृति तो दूर, राजा ने उसे कभी देखा तक नहीं था, पर रूह देखती थी। हर दिन, हर रात, हर नजर, हर शब्द, सब कुछ। वह अपनी चुप्पी में राज्य की हर साजिश पढ़ रही थी। एक दिन राजसभा में घोषणा हुई, महान प्रतापगढ़ राज्य के युवराज रणविजय का विवाह योग्य आयु में पदार्पण हो चुका है। वे किसी योग्य राजकुमारी का वरण करेंगे, जो सौंदर्य, शील और कुल के अनुसार उपयुक्त हो। महल में हलचल मच गई। सभी राज्यों से कन्याएं आमंत्रित की गईं, पर उस रात जब दीप महल में झिलमिलाते रहे, एक अकेली छाया उस उत्सव को देख रही थी। रूह, वो सिंहासन जिस पर बैठने का अधिकार कभी मुझे नहीं मिला। एक दिन मैं उसी सिंहासन पर ऐसी पहचान छोड़ूंगी जिसे मिटाने के लिए तुम्हारा पूरा वंश भी कम पड़ जाएगा। यह वाक्य उसने अपने तक ही सीमित रखा, लेकिन उसकी आंखें बोल चुकी थीं। उसी रात्रि राजा ने मीरनदाई से पूछा, वो लड़की अब भी महल में है? मीरन ने सिर झुका लिया, हाँ महाराज, परंतु वह कभी आपकी परछाई से भी दूर रही है। राजा का स्वर कड़ा हो गया। कल प्रातः उसे महल से बाहर भेज दिया जाए, उसे कहीं दूर जहां कोई नाम पूछे तो उत्तर भी न मिले। वह संवाद रूह ने अपने कक्ष की दीवार के पार सुन लिया। उस रात रूह ने पहली बार वह किया जो उससे कभी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। वह अपने कक्ष से बाहर निकली। सपाट पगों से, धीमे किंतु दृढ़ कदमों से वह चली सीधे सिंहासन कक्ष की ओर। महल के प्रहरी ठिठक गए, आंखें फैल गईं, पर कोई विरोध नहीं कर सका। वह चुपचाप उस सिंहासन के ठीक सामने खड़ी हुई जहां उसका जन्म अपमान बनकर उभारा था। फिर उसने पहली बार बोला, महाराज रतनसेन, मैं रूह, इस रियासत की वह छाया हूँ जिसे आपने हर दर्पण से मिटा देने का प्रयास किया। आज मैं अपने अधिकार की नहीं, आपकी चेतना की मांग करती हूँ। पूरा सभा कक्ष स्तब्ध था। राजा ने उसकी ओर देखा। वह चेहरा जो कभी उसकी आंखों में केवल घृणा बनकर उभरा था, आज साहस और आक्रोश से दीप्त हो रहा था। उसने कहा, तू इस राज्य की संतान नहीं, एक कलंक है। रूह मुस्कुराई, वह मुस्कान जो शांति नहीं, युद्ध का आमंत्रण होती है। राजन, उसने कहा, कलंक वही होता है जिसे समाज पहचानने से डरे, और आज आप डर चुके हैं। सभा की हवा भारी हो गई। रूह ने कहा, मुझे निकाल दीजिए, पर याद रखिए, हर छाया सूरज से नहीं, अंधेरे से लड़ती है, और जब वह लड़ाई जीत जाती है तो इतिहास उसे नाम से नहीं, कर्म से याद रखता है। फिर बिना मुड़े वह चली गई। महल की पूर्वी ओर से जब सूरज निकला, उस दिन उसकी किरणों में कोई आभा नहीं थी, जैसे खुद समय ने रूह की विदाई पर मौन व्रत ले लिया हो। महल के पीछे की तंग सीढ़ियों से एक छोटी सी डोलगी में बैठाकर रूह को बाहर भेज दिया गया। कोई रथ नहीं, कोई विदाई नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। मीरनदाई ने आंखें पोंछते हुए बस इतना कहा, रूह, जो मिटा दिए जाते हैं वे कभी इतिहास नहीं बनते, लेकिन जो खुद को फिर से गढ़ लेते हैं वही इतिहास को लिखते हैं। रूह ने कुछ नहीं कहा, बस धरती को निहारा। अब मेरा रास्ता यही है, धूल से शुरू होकर सिंहासन तक जाएगा। 4 दिन की यात्रा के बाद डोलगी एक छोटे से वन क्षेत्र में पहुंची। वहां जहां कामगिरी की सीमाएं भी थक कर रुक जाती थीं, वहीं एक परित्यक्त आश्रम जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अब रूह का नया ठिकाना था। वहां कोई दर्पण नहीं था, पर रूह अब खुद को हर टुकड़े में पहचानना सीख रही थी। वह अकेली थी, पर अब वह टूटी नहीं, गढ़ी जा रही थी। वहीं वनवास में
रूह को मिला उसका पहला युद्ध, प्रकृति से, भूख से, अकेलेपन से। लेकिन रूह ने हारना नहीं सीखा था। दिन भर वह जंगल में लकड़ियां बटोरती, जड़ी बूटियां पहचानती और रात को खुद से ही सवाल करती, जिसे तिरस्कार में फेंका गया, क्या वह खुद को औजार नहीं बना सकती? एक रात जब रूह एक पेड़ के नीचे बैठी थी, कुछ शोर सुनाई दिया, झाड़ियों में हलचल और फिर एक घोड़े की हिनहिनाहट। कुछ डाकू एक घायल सेनापति को घसीटते हुए लाए। उसके वस्त्र रक्त से लथपथ थे। रूह ने झाड़ियों से देखा और वही क्षण उसकी नियति बदल गया। डाकुओं ने कहा, इस राजसी मूर्ख ने प्रतापगढ़ की गुप्त योजना हमारी सेना को देने से इनकार कर दिया। अब इसे यहीं सड़ने दो। वे चले गए। रूह उनके जाने का इंतजार करती रही, फिर दौड़कर उस घायल पुरुष के पास पहुंची। उसका नाम था वीर सेनापति अमरजित। रूह ने उसका जख्म धोया, पट्टी की और कई रातों तक उसकी देखभाल करती रही। अमरजित बेहोशी में बड़बड़ाता रहा। प्रतापगढ़, राजा रणविजय, युद्ध, विश्वासघात। एक दिन वह होश में आया। उसने रूह को देखा और कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों बचा रही हो? रूह ने हल्के स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी नसों में वही आग बहती है जो कभी मेरे जन्म पर बुझा दी गई थी। अमरजित स्तब्ध रह गया। धीरे धीरे दोनों में संवाद शुरू हुआ। रूह ने नहीं बताया कि वह कौन है, बस यही कहा कि वह एक निर्वासित है जो लड़ना सीखना चाहती है। अमरजित ने कहा, राजकुमारियां तो फूलों की सेज पर पलती हैं, तुम तलवार कैसे उठा पाओगी? रूह ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैंने कांटों से लहूलुहान होकर जीना सीखा है। उस रात अमरजित ने उसे पहली बार लकड़ी की तलवार दी और वहीं से शुरू हुआ रूह का असली युद्धाभ्यास। सुबह तलवार की गति, दोपहर में शरीर को कठोर करना और रात को युद्ध नीति पढ़ना। अब रूह अपने ही श्वास से एक योद्धा बन रही थी। वहीं अमरजित ने उससे एक रात पूछा, क्या तुम किसी युद्ध के लिए तैयारी कर रही हो? रूह की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसमें मैं सिर्फ शत्रु से नहीं, अपने भाग्य से लड़ूंगी। उधर महल में प्रतापगढ़ से संदेश आया, राजकुमार रणविजय विवाह हेतु तैयार हैं। उनके स्वागत में एक विराट प्रतियोगिता आयोजित की जाए। कामगिरी दरबार में फिर हलचल मच गई। सभा के समाप्त होते ही कामगिरी का राजमहल गूंज उठा। रूह का नाम, उसका आगमन और उसका साहस अब एक कहानी नहीं, एक खतरा बन चुका था। महाराज रतन सेन अपने निजी कक्ष में क्रोध से जल रहे थे। यह अपमान है। जिस कन्या को मैंने इस महल से निर्वासित किया, वह आज मेरे ही दरबार में आकर चुनौती दे रही है। महामात्य ने धीरे स्वर में कहा, महाराज, उसका कौशल सभी की आंखों के सामने है। यदि हम उसे दबाएंगे तो दरबार और प्रजा दोनों में प्रश्न उठेंगे। चुप रहो, रत्नसेन गर्जे। मैं उसे इस राज्य का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगा। कल सूर्योदय से पहले उसे हटाना होगा, चाहे उसका नाम हो या ना हो। उनकी आवाज में एक ऐसी कटुता थी जैसे वे अपनी ही रक्त की लकीरों को मिटा देना चाहते हों। उधर युवराज रणविजय के मन में एक अजीब उथल पुथल थी। उसने जीवन में कई राजकुमारियों को देखा था, सुंदरता और शील में निपुण, पर रूह वह अलग थी। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, सिर्फ प्रतिज्ञा थी। वह युवराज के सामने न झुकी, न बोली, पर उसकी चुप्पी जैसे रणविजय को चुनौती दे रही थी। उसने सेनापति से कहा, उस कन्या का इतिहास पता करो। वह कौन है, किस कुल की है? सेनापति अमरजित, जो गुप्त रूप से रूह की सहायता कर चुका था, अब एक चुप्पी ओढ़े रहा। महाराज, कुछ चीजें इतिहास से बड़ी होती हैं। नाम की खोज मत कीजिए, उसके कर्म देखिए। रणविजय ने कुछ क्षण उसे घूरा। तुम उसे जानते हो? अमरजित मुस्कुराया। कभी किसी आग को देखते हो तो पूछते हो कि वह किस जंगल की है। महल में लौटने के बाद रूह एकांत में खड़ी रही। उसने महल के विशाल स्तंभों को देखा, वही स्तंभ जिनके पीछे वह बचपन में छुपकर दरबार की झलक देखा करती थी। अब ये वही स्तंभ हैं, पर इस बार मैं छुपने नहीं आई। अब यह युद्ध है। मीरनदाई, जो गुप्त रूप से रूह को देखने आई थी, उसकी आंखों में गर्व से आंसू भर आए। बेटी, सावधान रहना, राजा तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हारी राह में कांटे बिछाएंगे। रूह ने धीमे स्वर में कहा, अगर कांटे बिछे हैं तो मुझे नंगे पांव चलना सीखना होगा, क्योंकि सिंहासन पर बैठने का सपना आराम से नहीं, लहू से पूरा होता है। उसी रात रतन सेन ने गुप्तचरों को आदेश दिया, उस कन्या को कल की अगली परीक्षा में अपमानित करो। ऐसा जाल बुनो कि वह मंच पर ही हार मान ले। अगले दिन प्रतियोगिता का नया चरण घोषित हुआ, अश्व संचालन और युद्ध नीति। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। शत्रु की योजना पहचानना, घोड़े पर तीरंदाजी करना और रणनीति बनाना। सभा में गुप्तचरों ने जानबूझकर रूह के घोड़े को बेकाबू करने की चाल चली। जैसे ही रूह मंच पर आई, उसका घोड़ा उछल पड़ा। दरबार में अफरा तफरी मच गई। कन्याएं चीखने लगीं, पर रूह वह डरी नहीं। उसने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए एक धीमा मंत्र फुसफुसाया। फिर अपने पैरों को कसते हुए उसने तीर उठाया और हवा में 3 तीर चलाए, जो सीधे लक्ष्य पर जा गिरे। सभा में तालियों की गूंज उठी। रणविजय की आंखों में आश्चर्य था।
रतन सेन की आंखों में आग। प्रतियोगिता के बाद रतन सेन ने गुप्त कक्ष में रूह को बुलवाया। जब रूह पहुंची, राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तू फिर से लौट आई, पर यह मत समझ कि इस महल में तेरे लिए कोई जगह है। रूह ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी जगह नहीं मांगी, मैं तो बस अपना वो हक लेने आई हूँ जिसे आप जन्म से ही नकारते आए हैं। तेरे जैसे को सिंहासन छूने का अधिकार नहीं। रतन सेन गरजे। रूह मुस्कुराई, अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से मिलते हैं, और जब कर्म आग बन जाए तो सिंहासन भी जलने लगता है। राजा ने तमतमा कर कहा, तेरी जुबान बहुत बढ़ गई है, कल तुझे ऐसी परीक्षा दी जाएगी जिसमें तेरा अपमान होगा। रूह ने सीधी आंखों में देखा, राजन, जब कोई अपमान को सीढ़ी बना ले तो उसे गिराना असंभव हो जाता है। वह बिना झुके कक्ष से निकल गई। उस रात रणविजय ने सेनापति अमरजीत से कहा, वह कन्या, वह सामान्य नहीं है। मुझे लगता है उसका अस्तित्व इस राज्य को बदल देगा, और शायद वह मुझे भी। अमरजीत ने मुस्कुराकर कहा, सावधान रहिए महाराज, आग को छूते हैं तो हाथ जलते हैं। रणविजय ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शायद मैं जलने को तैयार हूँ। पार्ट 2 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।